नमस्कार, मैं अमिता प्रसाद आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का जो एक सिलसिला मेरी स्वामिनी अभी आपके सामने लेके आएगी, उस श्रृंखला में मैंने 3 कहानियां लिखी हैं जो कि नमक के दारोगा से प्रभावित है। नमक के दारोगा के बारे में तो ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस कहानी में उस समय के परिवेश को जिस तरह से प्रेमचंद जी ने दिखाया था कि किस तरह से ब्राइबरी या घूसखोरी या लोगों में जो एक ईमानदारी नहीं रही, उस चीज को दर्शाया था। मैंने अपनी 3 कहानियों की श्रृंखला में इसी चीज को दर्शाया है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, क्या ये घूस देना चाहती है? क्या ये नई पीढ़ी बेईमान बनना चाहती है? मुझे लगता नहीं है कि सबको ऐसा करना चाहेंगे। इस श्रृंखला की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, सपनों के आगे। सफलता या समस्या दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। कर्म पर निर्भर करता है कि हम खुशियां लाते हैं या फिर और कुछ। कर्म का मतलब है कि अपने आप के लिए तुम ही उत्तरदायी हो। और कृष्ण ने तो अर्जुन को भी यही कहा था शायद। ये शहर अब बढ़ता ही जा रहा है दक्षिणी छोर पे। पहले शहर बहुत चमकता था, पक्की सड़कें, रोशनी, पेड़ पौधे, लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है। बेतरतीब घर, टिन के छप्पर, कुछ पक्के भी हैं। पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप लगा हुआ है। इसी एक मकान में ऊपर में रहता है मंडल का परिवार। मंडल एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है, तनख्वाह ठीक ठाक है। 3 बच्चे हैं, माँ, पत्नी और एक बिन ब्याही बहन। 30 साल में भी शादी नहीं हुई उसकी, कुछ दहेज और कुछ दबे रंग के कारण। एक दुकान में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। हमेशा डर लगा रहता है कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। बेटे सुमित पर उसको हमेशा गर्व रहा है। मंडल को लंबा चौड़ा शरीर, रंग गेहुआ, खेल कूद की मस्ती से भरपूर, पढ़ने में भी ठीक ठाक है। सरकारी स्कूल से ही सही, लेकिन कॉलेज तक पहुंच ही गया। कहता है बीकॉम करके अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझको, भगवान सबको अच्छा रखे, यही हमेशा दुआ निकलती है मंडल के मुंह से। अपनी जिंदगी से मंडल को कभी दुखी नहीं देखा। मंडल सोचता है भला क्या फायदा उधर उधर की सोचकर, जो आप बदल नहीं सकते, जिसका उत्तर आप दे नहीं सकते, उससे क्यों सोच सोच के आदमी जान हलकान करे अपनी। शायद ड्राइविंग से सीखा होगा। इधर उधर मत देखो, अपने सीधे रास्ते पे चलते रहो। सुमित को आजकल एक भूत सवार हो गया है, किसी बड़ी प्रतियोगिता में जाने का। डील डॉल अच्छा है, वो मिस्टर रामनगर भी बन सकता है। कसरत करता फिरता है, सुबह 8 किलोमीटर की दौड़, फिर बल्ले घुमाना, फिर 12 किलोमीटर साइकिलिंग। सुषमा भी उसके लिए दूध बादाम अंडा ले आती है, बुआ का प्यारा भतीजा जो ठहरा। लेकिन इतने से नहीं होगा, बदन को भरना पड़ेगा, मांसपेशियां उभरनी पड़ेगी। मंडल को लगता है उसको कहे बेटा मुस्कुराना ना छोड़ना, दुनिया की सारी परेशानियां तेरी नहीं है। उसके सपनों में मंडल भी शामिल हो गया है। लेकिन सुमित को तो जीतना है हर हाल में। कमरे की दीवार जिधर वो सोता है, उसके कोने में बड़ी सी पोस्टर लगा रखी है किसी पुराने बॉडी बिल्डर की। पिछले महीने साहब को बताया था कि सुमित बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, तो उन्होंने 2000 का नोट पकड़ा दिया। बोले उसको ठीक से खिलाओ पिलाओ। सुमित एक डब्बा ले आया, उसे कहा दूध अंडा काफी नहीं है, उसने बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा। उस डब्बे में शायद कोई जादुई ताकत होगी। सुमित अब गबरू जवान लगने लगा है। 7-8 महीने हो गए थे। सुमित का रूटीन अब और तंग हो गया था। ताकत बढ़ाने के लिए उसे कोई दवाई भी चाहिए थी। मंडल बड़े असमंजस में था। पहले के पहलवान तो भैया दूध घी खा के ही बदन बढ़ा लेते थे, अब ये नई व्यायाम कहाँ से आ गई। जब कुछ नहीं समझा तो उसने सुमित पर ही सब कुछ छोड़ दिया और अपने कर्म वो खुद करे। रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म भी भर दिया सुमित ने। एक दिन सुमित घर आया तो बड़ा परेशान था। कहने लगा मुझे कुछ दवा खाने को कह रहे हैं, लेकिन एक खतरा है। टेस्ट में अगर दवा का अंश निकल गया तो बाहर हो जाऊंगा। इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। नाम, शोहरत, पैसे और हसरतों का पूरा होना अब इस बात पर निर्भर होगा कि दवाई टेस्ट में ना निकले। मंडल ने अपनी जिंदगी को बड़ी सादगी से जिया है, बड़ी सरल रेखा। अब वो उसे कैसे कहे कि इस तरह की जिंदगी जीना आसान नहीं है। वो दवाई कंपनी वाले समझा रहे हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी। आज आखिरी दिन है। सुमित ने सुबह उससे कहा ये जिंदगी का आखिरी अध्याय नहीं है, वो दवाई नहीं लेगा।
ऐसे ही कोशिश करेगा। अगर फेल भी हो गया तो कुछ नहीं, सपनों के आगे और भी दुनिया है। मंडल पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे भी समझ में आ गया कि सफलता ही आखिरी सीढ़ी नहीं है। सुमित अपने साहस के भरोसे आगे बढ़ना चाहता है और मंडल को लगा कि वह सुमित की पीठ थपथपा कर बोले, हाँ, दुनिया तुम्हारे साथ है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। उनके बारे में जितनी भी तारीफ करें कम है। उन्होंने बड़ी कहानियां लिखी, बहुत उपन्यास लिखे, और इस जमाने में लिखे उसमें उन्होंने एक आशा का संदेश दिया। स्त्रियों के बारे में, उनके ऊंचे चरित्र के बारे में लिखा, चाहे वो गोदान हो, गबन हो, निर्मला हो, प्रेमाश्रम हो या और भी कोई कहानी। मेरी आज की ये कहानी है गांव की स्त्रियों की, नवरंग। बरसात में लिखी गई होगी कविता और प्रेमिका के बिछोह पे गीत, पर गांव में बरसात तो बड़ी मुसीबतें लेके आती है। हर तरफ पानी, कीचड़, रास्ते बंद, न बिजली न कहीं आना जाना। 3 किलोमीटर चलकर जाओ तब पक्की सड़क मिलती है हमारे गांव में। गांव की कच्ची पगडंडी को पकड़कर उसने 12वीं क्लास तो पास कर लिया। भैया था ना साथ, रोज स्कूल साइकिल पे ले जाता था। बसंती, उर्मिला, मीना सबने तो 8वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। सबकी शादियां भी हो गई पास पास के गांव में। खेती करने वाले, छोटे साइकिल की दुकान पे पंक्चर करने वाले। अब सपनों का राजकुमार भला इस दिन दूर गांव में कहाँ मिलेगा। लेकिन सब खुश थे, छोटी कमाई, छोटी खुशियां। लेकिन ऐसे ही खाली बैठे बैठे रेखा का मन नहीं लगता था। 12वीं पास थी, थोड़ी बहुत पेंटिंग करना जानती थी। जिले में 1-2 प्रतियोगिता में पुरस्कार भी पा चुकी थी। लगता था आसमान छू लूं, लेकिन पंखों में शायद उतना ताकत नहीं था। रेखा का पति बिट्टू थोड़ा पढ़ा लिखा था, शहर जाकर फसलें बेचता था। मेरी चोरू घर पे ही रहे ऐसा नहीं सोचता था। दाल रोटी के साथ कुछ कुछ और भी मिले तो क्या बुरा है। रेखा ने बात की उर्मिला से और उसने बात की मीना से, और ऐसी ही कड़ियां जुड़ती चली गई। फिर तय हुआ एक जगह मिलते हैं। बड़ी तैयारी हुई, साफ साड़ी, मांग में सिंदूर, टिकली, बिंदी, सज धज के पहुंची सब रेखा के घर। पूरे 7 लोग थे। तय हुआ कि सब गांव की मंगोड़ियां बढ़ियां बनाएंगी और बिट्टू बाजार में उन्हें बेच आएगा। अगर बिक गई तो फिर आगे का सोचेंगे। अगले 6 महीने में इनका व्यापार चल निकला। घर में बने मुंगोड़े, बढ़िया, तिलौरी की अच्छी मांग थी। 2 लोग और जुड़ गए और नवरंग नाम रख लिया इन्होंने अपनी संस्था का। पैसे का हिसाब रेखा और मीना, और कितना कौन बनाएगा उर्मिला और पूनम। सबके सपने सजने लगे। पैसा जमा करके चांदी के हार लूंगी, कमरे की मरम्मत करवाऊंगी और नई रजाइयां, नई कपड़े बच्चों के लिए। सबके अलग अलग सपने और अलग अलग चाहते, लेकिन एक चीज सब में थी, आगे बढ़ने की। और तभी गांव में अचानक बाढ़ आ गई। बादल फट पड़ा था कि डिब्बे में जमा किया हुआ रुपया ऐसे ही बह गया पानी में। रात का समय था, अफरा तफरी में डिब्बा दिखा ही नहीं वो अंधेरे में। ऐसे रेखा ने बहुत कोशिश की ढूंढने की। पूरे 3000 थे उस डब्बे में और हजारे ख्वाहिशें। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिट गया। किसी तरह से बचते बचाते सड़क पे पहुंचे सब। गांव की सबसे ऊंची जगह थी ये सड़क। उर्मिला अपने बच्चे और छोटी पोटली के साथ थी वहां, बाकी तो दूसरे गांव में थे। रेखा को बड़ी शर्म आ रही थी। क्या सोचेंगे सब, दूसरों की कमाई ऐसे ही गंवा दी। गिलानी और शर्म से उर्मिला से बात नहीं कर पा रही थी। उर्मिला समझाने लगी, हम नवरंग हैं, ये तकलीफ आई है तो समझो हमें समझदार बनने के लिए आई है। हमारी नई डगर है, नई उम्र है, हुनर है हम में, काम कर लेंगे, शक्ति भी है, हम आकाश को छू सकते हैं। उर्मिला की बातों से मन को थोड़ा दिलासा हुआ। रेखा ने सोचा बाढ़ खत्म होते ही हम इसका समाधान ढूंढ ही निकालेंगे। उसके मन में एक नया जोश आया। हाँ, नई शुरुआत, नए नवरंग। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और आधुनिक हिंदी के जन्मदाता। उन्होंने अपनी कहानियों में गांव के बारे में बहुत लिखा। गांव में क्या होता है, गांव के लोग सपने क्या देखते हैं, गांव की स्थिति क्या है। गांव की स्थिति बदल तो गई 70 सालों में, लेकिन शायद अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है। मुंशी प्रेमचंद ने एक आदर्श की बात कही थी और सच्चे सीधे मन के लोगों की बात वो करते थे। उनके बड़ी सारी कहानियों पे फिल्में भी बनी और बहुत सारे लोगों ने उनके लिखे हुए को अपनाया भी अपनी जिंदगी में। मैं ये जो कहानी लेके आपके पास आई हूँ, एक छोटे से गांव की छोटे से लड़के की कहानी है
आप लोग सुने फिर से वही। बैंक खोलने का समय तो 10 बजे है, लेकिन छोटे से गांव के बैंक में कौन देखता है। आधा एक घंटा देरी तो मामूली सी बात है। अभी 4-6 लोग ही आए हैं। विनय है, उसे अपनी दुकान के लिए लोन चाहिए। आशा देवी है, उनकी सिलाई की मशीन खरीदनी है। और ऐसे ही 2-3 लोग हैं, इनके साथ ही आए होंगे शायद। देश दुनिया की बातें इधर उधर की होने लगती हैं। गांव हमारा बड़ा है, 3000 की आबादी वाला, लेकिन अभी गांव शहर नहीं हुआ तो सबसे दुआ सलाम हो जाती है। गांव में रहना तो जैसे ग्लास घर में रहने के समान है। सब एक दूसरे को जानते हैं। किसके घर में गाय आई, किसके यहाँ मेहमान आए, सबको पता है। ऐसे तो कहीं कहीं कुछ दरक रहा है अब, लेकिन कुल मिलाकर हालात ठीक ठाक है। पिछले महीने पंचायत में एक मीटिंग हुई थी। गांव के पढ़े लिखे नौजवानों को बुलाया था। गुरुचरण के साथ हम भी वहां पहुंचे। और भी 7-8 लड़के आए थे। 1-2 तो शायद अलग दिखते थे, कभी पहले उनको गांव में नहीं देखा था। मोटी चेन, काला चश्मा, जीन्स की पैंट, शायद बैंक मैनेजर ने बुलाया होगा। गांव में तो हम सबको पहचानते हैं। इस छोटी सी सभा का सार संक्षेप ये था कि गांव के लड़के गांव में ही कुछ व्यापार करें, कुछ छोटी मोटी चीजें करें और काम धंधा ढूंढें। बैंक उनकी मदद करेगा। एक बिजनेस आइडिया उन्होंने हमें दिया कि 2-4 कंप्यूटर खरीद लो और एक साइबर कैफे बना लो। अच्छा ही लगा। गुरुचरण 11वीं पास है और मैं BA फेल। नहीं पढ़ पाए बस। रोज धक्के खाते हुए कॉलेज पहुंचो। आज टीचर नहीं, कल शहर बंद। ऐसे में 2 साल निकल गए। फिर बाबूजी को मैंने कह दिया कि आगे नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी चमकती आंखों को राख होते हुए देखा मैंने। और कुछ करना चाहिए सोचकर हाथ पैर मारने लगा मैं। खेतों में तरकारी उगाकर बेचना भी ठीक है, लेकिन दाम अच्छे नहीं मिलते तरकारियों के। निरी से दिखने वाली भिंडी, कद्दू, तोरी ने ही घर गृहस्थी हमारी संभाल रखी है। गुजर बसर तो हो जाती है, लेकिन गुजर बसर ही तो नहीं करना ना, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। दिन रात लगाकर हमने एक बिजनेस का प्लान बनाया। कॉलेज में हमारा एक दोस्त था मृणाल, अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था, होशियार था, वो लिख भी लेता था। उसको फोन किया बहुत सकुचाते हुए, लेकिन उसने आनंद फानंद में 3 पन्ने का बिजनेस प्लान बना दिया। 4 कंप्यूटर, 4 लड़के, 4 टेबल और 4 कुर्सियां, फिर एक मैनेजर और एक छोटी कुर्सी टेबल। अपने घर के आगे के कमरे में दुकान खोल लूं तो मृणाल ने समझाया, गोल गोल पानी से भरी सड़कों पे कौन आएगा भला। दुकान तो गांव के बाजार में ही खोलो, पंचायत की दुकानों में से एक दुकान मांग लो। मृणाल की बात से लिखा, सपने देखना बुरा नहीं है, जो होना होता है उसके लिए रास्ते खुद ब खुद निकल ही आते हैं। नीले फोल्डर में 6 पन्ने का बिजनेस प्लान लेकर, कंप्यूटर के खरीद के लिए दाम, अपने बैंक के खाते का पूरा लिस्ट लेकर मैं, गुरुचरण और मैं उत्साहित हो गए। क्या बोलते हैं ना, अगर छोटी भी जगह हो तो सूरज वहां भी रोशनी देता है। उम्मीद जाग उठी थी और उस दिन पंचायत के बैंक मैनेजर की बात सुनकर हमें अच्छा लगा था। 12:30 बज चुके हैं, अभी 2 लोग और हैं, तभी हमारा नंबर आएगा। गुरुचरण और मैं बैठे हैं बैंक मैनेजर मिश्रा जी के सामने, गोरे गोल मुंह वाले, लगता है जैसे कि अपनी हंसी दबा रहे हो। 3 बार हमारा कागज उलट पलट कर देखा। हाँ, 1.25 लाख के ऊपर मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन काम इनके साथ करना होगा। और वही 2 महापुरुष जो काला चश्मा लगाकर उस दिन बैठे थे कमरे में दाखिल हुए। वो अचानक उस छोटे से केबिन का कमरा छोटा जान पड़ा। रकम मिलते ही इनको 20,000 दे देना होगा, बाकी रकम तुम्हारी। उससे अपना बिजनेस संभाल लेना। असमंजस होने लगी हमें। हाँ बोले तो दिल नहीं मानता, बेईमानी होगी, और ना बोले तो इतना अच्छा अवसर हाथ से निकल जाएगा, काम शुरू ही नहीं हो पाएगा। इतने पैसे होंगे ही नहीं कि अपना पैसा लगा सके। इतने सपने बना लिए थे मैंने। सुबह सुबह अपनी आंखों से मोटरसाइकिल पर चढ़ के साइबर कैफे भी पहुंचाया था ना। हमें जीवन में क्या चाहिए वो इस बात पर निर्भर करता है हम उसे कैसे समझते हैं और कैसे लेते हैं। गुरुचरण और मैं बैंक से बाहर निकल आए। शायद अभी हमारा समय नहीं आया है। मुझे इस अवसर को गंवाने का जरा भी दुख नहीं है। सबसे ऊंची चढ़ाई के बाद ही सुंदर दृश्य दिखता है। अभी उस चढ़ाई के लिए मुझे शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा। नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद के कहानियों के संग्रह पे गृहस्वामिनी जो एक कथा सागर लेके आई है,
उसमें मैं भी अपनी 3 कहानियां पढ़ रही हूँ। इन 3 कहानियों में मैंने युवा वर्ग को दिखाया है कि अपने सपने पाने के लिए वो बेताब तो हैं, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहते। एक कहानी मैंने आपको सुनाई बैंक के लड़के की, दूसरी कहानी मैंने सुनाई बॉडी बिल्डर की, और ये तीसरी कहानी एक लड़की की है। आप पढ़िए, आप सुनिए और बताइए कि क्या इन बच्चों ने अच्छा किया, अपना जो राह उन्होंने चुना क्या वो ठीक था। मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं उनमें एक आदर्श है। वो जिस जमाने में लिखते थे उस जमाने में बहुत कुछ बदल रहा था, बदल तो अभी भी रहा है और बहुत कुछ बदल रहा है। हम अलग करना चाहते हैं, भारत के सपने देखना चाहते हैं, बच्चे ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन क्या राह जो बच्चे चुन रहे हैं वो सही रास्ता है? बच्चों में आदर्श की भी अभी भी कमी नहीं है। हो सकता है मेरी कहानियों से आप सहमत ना हो, क्योंकि अगर सफलता पानी है तो अलग तरीके से भी रास्ता लेना होगा। लेकिन सुने तो नीरजा क्या कहती है। नीरजा की कहानी है सतह की धूप। नीरजा फूले नहीं समा रही थी, मानो कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया। चारों तरफ बधाइयों का तांता लगा हुआ था। मम्मी पापा उसे गले में लगा के बैठे हुए थे। पूरे जिले में सबसे अच्छे नंबर लगा के वो 12वीं कक्षा में पास हुई थी। टेबल पर लड्डू के डिब्बे रखे थे, किसी ने गले में गेंदे की माला डाल दी थी। उसकी मुस्कान का कहीं और छोर ही नहीं था। पापा ओवरसियर, मम्मी टीचर और इकलौती बेटी वो। लाड़ प्यार की कहीं कोई कमी नहीं थी। पढ़ने में अच्छी होने से हर जगह एक विशेष जगह तो मिल ही जाती है। परिवार में नीरजा को देखो किनारे लगते रहते थे। आज वो कुछ नहीं सोच रही थी, बस आगे भी इसी तरह पढ़ती रहे। पापा मेडिकल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। नंबर तो अच्छे आए हैं लेकिन उतरे भी नहीं। सरकारी कॉलेज में दाखिला मुश्किल से मिलेगा शायद। बहुत जगह खंगाल ली, बहुत नेट देख लिया, सभी प्राइवेट कॉलेज बचे हैं। फीस भी बहुत है, लेकिन ढंग की जगह तो मिले। नीरजा ने कहा कि अगले साल देख लेंगे, शायद जगह मिल जाएगी। लेकिन पापा को जिद थी कि इसी साल मेडिकल करना है। अगले साल का कोई भरोसा नहीं, नियम बदलते रहते हैं। तभी उनकी मुलाकात हो गई कृष्णमूर्ति से। काला रंग, काले बाल, काली बड़ी मूछें। कृष्णमूर्ति ने कहा कि वो एडमिशन दिलवा देगा, बहुत अच्छी जगह, थोड़ा खाना खर्चा मांगता है। पापा ने बात की होगी, फिर कल आता हूं करके निकल आए। शायद कोई भारी भरकम रकम मांग ली उसने। आजकल तो हर चीज की कीमत है। नीरजा को बुरा भी लग रहा था कि पापा उसके कारण परेशान हो रहे हैं। 10-12 लाख तो तैयार है वो, फिर हर साल की फीस, हॉस्टल का खर्चा, आना जाना, रहने की खर्च, सब मिलाकर बजट के बहुत बाहर। इज्जत के लिए तो बहुत कुछ बचा के रखा था उन्होंने। कुछ हेरा फेरी भी की थी, पर शायद वो इतना नहीं है। अभी वो जिस स्थान पे बैठे हैं वहां तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा उनको। पापा परेशान हैं कि कैसे होगा ये सब। कृष्णमूर्ति मोलभाव करने को तो तैयार है, लेकिन कीमत बहुत घटाने को नहीं। पापा डरे हुए हैं। नीरजा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कच्ची बुनियाद पे घर बने तो खंडर ही बनेगा ना। और फिर ऐसी पढ़ाई जिससे लोगों को लगे कि औनी पौनी कर रखा है उसने, और हर तरह की निगाहों का सामना करना पड़ेगा। तभी एक लालच ने सिर उठा रखा है। क्या हर्ज है, सब तो करते हैं ना। मन को समझा रहे हैं पापा, और ऊंचा बोलकर नीरजा को भी। आजकल पैसे का खेल है, सब करते हैं, और कुछ कानून के बाहर तो नहीं है। तुमने नंबर पाए ही हैं, कृष्णमूर्ति थोड़ा बहुत इंतजाम करेगा, यही ना। नीरजा को अपने स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मारिया की याद आई। उनका कहना था कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, मन को कहीं भी हारने मत दो, और अगर मन का ना हो तो उदास मत हो। अगर अपनी समस्या उनसे कहे तो क्या सलाह देंगे? यही ना कि शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो फिर उसे फिर से शुरू करना ही ठीक है। रकम छोटी भी हुई तो क्या हुआ, खामियाजा तो बहुत बड़ी है। इससे अच्छा तो यही होगा वो अपने सपनों को इस बार भूल ही जाए। नीरजा पापा को कह देगी कि वो कृष्णमूर्ति के जाल में ना आए, वो अगले साल फिर आएगी अच्छी तैयारियों के साथ। सतह की धूप ने बीज अंकुरित कर दिए हैं। सूरजमुखी की तरह वो चमक कर बाहर निकलेगी। जो धूप की तरफ खड़े होते हैं उसे छाया नहीं देगी।